एनिमल हस्बेंड्री पढ़ाते थे। 8 बजे क्लास रहता था तो 7:30 बजे लीप पोत के तैयार कर देते थे बोर्ड। 8 बजे से पढ़ाना शुरू करते थे। जैसे कॉलेज में होती है लगभग 5 घंटे क्लास उनकी होती थी। मंडे टू फ्राइडे पढ़ाते थे। सैटरडे को जो मंडे टू फ्राइडे पढ़ाया टेस्ट लेते थे। वो टेस्ट ऐसे नहीं है, एग्ज़ाम जब होता था तो टेस्ट जो आपका लेंगे उसका नंबर देंगे। पूरे साल में जो आपने टेस्ट दिया उसका एवरेज निकालते थे फाइनल एग्ज़ाम में जो होते थे। वो कहते थे एक दिन के एग्ज़ाम से आपकी काबिलियत नहीं पता चलती, पूरे साल में जब आपका एग्ज़ाम लेंगे तब आपकी काबिलियत पता चलती है। और उनका बेटा हम लोग साथ पढ़ता था, बहुत सख्त आदमी थे। हम लोग कहते थे कि पापा घर में भी हिटलर है। बेटा कहता था हाँ यार पापा घर में भी हिटलर है। और वो जिस तरह से रटवा दिए कोई नहीं रटवाया टीचर आज तक। एकदम राइट टाइम लड़के रहते थे, थोड़ा सा देर में बाहर कर जाओ मर जाओ। बीसी से लड़के शिकायत करें तब बीसी का ना बाबा जेपी सर के बारे में हम नहीं बोल सकते, जो अपने ढंग से जीते हैं। और उसके बाद कोई टीचर ऐसा मिला। खैर तो कल के क्लास में कार्बन डेटिंग पे मैंने बात किया था, तो लिखना चाहें तो लिख लें तो आगे बढ़ें। मुंबई ब्लड बॉम्बे उसमें एक प्रकार का अलग से एंटीजन होता जो ब्लड ग्रुप होता है। थोड़ा सा बता देते हैं आप उसमें असल में होता क्या है। सर नोट में क्लिक कीजिए। असल में होता क्या है कि जो आपका ब्लड होता है, आपके ब्लड में आरबीसी होती है ना, और ब्लड प्लाज्मा में तैरता रहता है। आरबीसी प्लाज्मा में तैरता रहता है। तो आरबीसी की कोशिका कला में विशेष प्रकार की प्रोटीन खोजी गई जिसका नाम है एंटीजन रखा गया। और ब्लड प्लाज्मा में जो प्रोटीन होती है उसे एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीजन 2 प्रकार की होती है, ए बी। एंटीबॉडी 2 प्रकार की, स्मॉल ए स्मॉल बी। अब अगर ये वाला कैपिटल बी स्मॉल ए के साथ में हो तो रुधिर का थक्का नहीं जमता। ए वाला स्मॉल बी के साथ में तो रुधिर का थक्का नहीं है। तो एंटीजन के आधार पर रुधिर को 4 वर्गों में बांटा गया, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप, जी ग्रुप। मतलब समझो इसी के आरबीसी में अगर यहाँ पर ऊपर एंटीजन ए मिले तो ब्लड ग्रुप ए हो गया, बी मिले तो बी हो गया। और किसी के आरबीसी इसे गोंद ऐसे समझो, डाक टिकट दिखा है, डाक टिकट के पीछे गोंद लगा रहता है। तो अगर गोंद के रूप में यहाँ पर मिला, अगर जो स्टडी करना शुरू किया गया तो देखा गया कि कुछ के आरबीसी में ऐसा गोंद मिला कि जल में ऐसे समझो जैसे डाक टिकट दिखा है। मान लीजिए 2 तरीके के डाक टिकट है आपके पास, इसमें भी गोंद लगा है, इसमें भी गोंद लगा है। इसमें मान लीजिए ए टाइप का गोंद लगा है, इसमें मान लीजिए बी टाइप का गोंद लगा है। ए टाइप का गोंद का मतलब है ये वाटर में सॉल्युबल है, यानी पानी का छिट्टा मारे तो सारे डाक टिकट चिपक जाएंगे। और इसमें जिसमें बी टाइप का गोंद लगा है डाक टिकट में, इसमें पेट्रोल का छिट्टा मारे तो क्या होगा, चिपक जाएगा। यानी इसमें जो गोंद लगा है वो पेट्रोल में घुलनशील है, और इसमें जो गोंद लगा है वो पानी में घुलनशील है। तो इसके साथ ये होगा तो चिपकेगा, इसके साथ होगा तो ये चिपकेगा। तो वाटर को मान ले, यहाँ पे जो वाटर है अगर इसको इसके साथ रख दे तो क्या होगा, नहीं चिपकेगा। और पेट्रोल को साथ रख दे तो नहीं चिपकेगा। अब ये वाटर को मान लो स्मॉल ए और इसको मान लो स्मॉल बी, पेट्रोल। यानी एंटीजन ए के साथ में एंटीबॉडी स्मॉल बी रह सकता है, एंटीजन कैपिटल बी के साथ में एंटीबॉडी ए मिलता है। तो जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप कर एक और प्रकार के एंटीजन को खोजा गया, एक प्रकार का और गोंद है जो किसी में मिला तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप हो गया। बाकी अभी सराय में बायोलॉजी की पढ़ाने से तो हम तो पढ़ाते ही हैं पूरा, समझ रहे हैं।
कोई खासियत नहीं होती, रेयर लोग मिलते हैं बॉम्बे में, रेयर में। हाँ, सब में नहीं होता है बॉम्बे में, कुछ रेयर लोग। मेरी बात समझिए, जैसे इसमें एक टाइप का गुण लगा है, इसमें भी टाइप का गुण लगा है, उसे एंटीजन कहते हैं। कोई व्यक्ति मिला जिसमें एक अलग टाइप का गुण मिला, ठीक, और वो बॉम्बे का रहने वाला मिला, तो उसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप नाम दे दिया। एक अलग टाइप का एंटीजन यानी अलग टाइप का गुण, समझ गए? हम इसमें इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि ये डिस्टर्ब होगा, उतने टाइम में हमको करना है। तो हम बायोलॉजी जब पढ़ाना शुरू करें तो बायोलॉजी पढ़ाते थे, टेक्नोलॉजी भगवान पढ़ा रहे हैं। अब समझिए, पहले कार्बन डेटिंग लिखेंगे कि पढ़े आगे? लिख लीजिए, जल्दी लिखिए, कुछ और चीज बताना है। लिखिए, लिखिए, इसमें इस पद्धति का विकास 1940 में, इस पद्धति का विकास 1940 में विलार्ड फ्रैंक लीवी ने किया था। इसके लिए उन्हें 1960 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1960 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। हमारे वायुमंडल में कार्बन 12, सी लगा के डैश 12 कर दिए, कार्बन 12 और कार्बन 14 का अनुपात क्रमशः 10 बिलियन अनुपाते 1 परमाणु होता है। 10 बिलियन परमाणु अनुपाते 1 परमाणु होता है। जब अंतरिक्ष से कॉस्मिक किरणें आती हैं, कॉस्मिक किरण के बगल में लिख लीजिएगा, कॉस्मिक किरण के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, तेज गति करता हुआ न्यूट्रॉन, तेज गति करता हुआ न्यूट्रॉन। जब अंतरिक्ष से कॉस्मिक किरणें आती हैं, जब अंतरिक्ष से कॉस्मिक किरणें आती हैं, जब अंतरिक्ष से कॉस्मिक किरणें आती हैं, तो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस से टकराती है, नाइट्रोजन गैस से टकराती है, नाइट्रोजन गैस से टकराती है। फलस्वरूप नाइट्रोजन कार्बन 14 में बदल जाता है और एक प्रोटॉन मुक्त होता है। कार्बन 14 और एक प्रोटॉन मुक्त होता है। समान कार्बन के भांति ही C14 भी ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। समान कार्बन की ही भांति कार्बन 14 भी ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं तो समान कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही
समान कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड का भी उपयोग करते हैं। रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड का भी उपयोग करते हैं। इस प्रकार पौधे के शरीर में रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रवेश कर जाता है और शामिल हो जाता है। रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश कर जाता है और शरीर में शामिल हो जाता है। जब शाकाहारी जीव इन्हें खाते हैं, जब शाकाहारी जीव इन्हें खाते हैं तो उनके शरीर में भी उनके शरीर में भी सामान्य कार्बन और रेडियोएक्टिव कार्बन का अनुपात 10 बिलियन परमाणु अनुपाते 10 बिलियन परमाणु C12 का और 1 एटम C14 का होता है। जब तक वो जीवित रहते हैं ये प्रक्रिया चलती रहती है। इनके मर जाने के बाद प्रक्रिया चलती रहती है आगे की। जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है, या जीव समुद्र की तलहटी में दब जाता है, तो उनके शरीर में समान कार्बन तो यथास्थिति में बना रहता है। उनके शरीर में समान कार्बन तो यथास्थिति में बना रहता है। लेकिन C14 का विघटन होता रहता है। कार्बन 14 का अर्धायुकाल 5730 वर्ष होता है। कार्बन 14 का अर्धायुकाल 5730 वर्ष होता है, जिसमें 30 वर्ष आगे पीछे हो सकता है। अब हम जब जीवाश्म प्राप्त करते हैं, देखिए अब हम जब जीवाश्म प्राप्त करते हैं उसमें उपस्थित कार्बन 14 की मात्रा के आधार पर जीवाश्म की आयु का पता लगाते हैं। इसी को कार्बन डेटिंग कहते हैं।
कार्बन डेटिंग के द्वारा लगभग 60,000 वर्ष पुराने जीवाश्म की आयु का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट पारा से लिखिए। 60,000 वर्ष पुराने 60,000 वर्ष पुराने जीवाश्म की आयु का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट पारा से लिखिए। इसी प्रकार यूरेनियम डेटिंग के द्वारा चट्टानों की आयु का पता लगाते हैं। चट्टानों की आयु का पता लगाते हैं। क्योंकि यूरेनियम का अर्धायु काल 4.5 बिलियन को यार कन्वर्ट कर लेना अपना, 4.5 बिलियन वर्ष है। 5 बिलियन वर्ष है। तो अब अगला इसका यूज करते हैं। लिखिए खाद्य संरक्षण में रेडियो आइसोटोप्स की उपयोगिता। खाद्य संरक्षण में रेडियो आइसोटोप्स की उपयोगिता। ठीक है, इसको ब्रैकेट में इररेडिएशन लिख लीजिएगा। इररेडिएशन ये क्या होता है जानते हैं? कि है क्या, अभी आप जितने भी बाजार में पैकेट वाले फूड लाते हैं, जितने भी फूड पैकेट मार्केट में आते हैं, उनमें फूड प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। हर टॉपिक को देखेंगे, बहुत कुछ है उस टॉपिक में। फूड प्रिजर्वेटिव क्या होता है? खाद्य संरक्षक है। जैसे आप आशीर्वाद आटा खरीदते हैं तो आटा लाएंगे तो उसमें घुन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि इसमें फूड प्रिजर्वेटिव मिलाया गया। और ज्यादातर जो फूड प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं कोई ना कोई केमिकल मिलाते हैं। तो जब केमिकल मिलाएंगे तो कोई ऐसा फूड प्रिजर्वेटिव बना ही नहीं जो आपके शरीर को नुकसान ना करता। तो एक तरीका इररेडिएशन का होता है। जैसे ये फूड पैकेट लिया, इस पर रेडियो एक्टिव रे इस पर डाल दिया। रेडियो एक्टिव रे को जो उसका जो मात्रक होता है यूनिट, वो होता है रैड। 5 रैड, 10 रैड, 20 रैड। अब ये कितना डालना है ये उसको मालूम है। जैसे फूड पैकेट पे अगर रेडियो एक्टिव रे जैसे गामा रे डाल दिया, कुछ समय तक फूड पैकेट को रेडियो एक्टिव किरणों से ट्रीट करेंगे तो इसमें उपस्थित जो सूक्ष्म जीवी होंगे वो क्या होंगे? मर जाएंगे। अरे जैसे घर आप देखेंगे जब ओटी में मरीज जाता है तो ओटी में क्या यूज करते हैं? यूवी ट्यूब होती है। वहां ओटी में यूवी ट्यूब होती है ना, अल्ट्रावायलेट, इससे स्टरलाइजेशन करते हैं। कमरे के बाहर स्विच है, ऑन कर दिया, कमरे के अंदर अल्ट्रावायलेट रे फैली तो उसमें जितने भी सूक्ष्म जीवी मर जाए। क्योंकि जब उसका सर्जरी करेंगे तो इंफेक्शन होने की संभावना होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ रेडियो एक्टिव रे है गामा की पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है तो गामा से जब ट्रीट कर देंगे तो इसमें उपस्थित सूक्ष्म जीवी मर जाते हैं। इसी को कहते हैं कि रेडियो आइसोटोप्स का उपयोग, इसी को कहते हैं इररेडिएशन। लिख लीजिए 1 लाइन 2 लाइन। जब फूड पैकेट को रेडियोधर्मी किरणों से उपचारित करते हैं तो उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीवी नष्ट हो जाते हैं
इसी को इरेडिएशन भी कहते हैं, इरेडिएशन भी कहते हैं। बाकी जो बाजार में आप खरीदते हैं पैकेट, उसमें क्या कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भरी होती है। अब देखिए, रेडियो आइसोटोप्स का उपयोग कृषि में, लिख लीजिए, रेडियो आइसोटोप्स का उपयोग कृषि में, इसको परमाणु कृषि ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, परमाणु कृषि कार्यक्रम, परमाणु कृषि कार्यक्रम के एग्रीकल्चर में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का क्या यूज है ये बता रहा हूं। एग्रीकल्चर में न्यूक्लियर का क्या यूज है, अब देखिए इसका कैसे यूज होता है। अभी तक तो बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा कि कोई गेहूं है, चावल है, तमाम जो है हम जीन निकाल के कैसे डाले तो अच्छे किस्म का फसल बने। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का क्या यूज है कि जैसे मान लीजिए आपको अच्छे किस्म का वैरायटी डेवलप करनी है, बायोटेक्नोलॉजी के तरीका जानते हो, वो महंगी तकनीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि सीड ले लिए, ये ढेर सारे सीड ले लिए, ठीक है। ये सारा कार्यक्रम कहाँ होता है? रिसर्च, अभी पढ़ाएंगे आगे, रिसर्च रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर होता है, अभी आ रहे हैं उसका। उस रिएक्टर में शोध कार्य किए जाते हैं। तो इस बीज पर जब रेडियो एक्टिव रे डालेंगे तो इसमें म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन समझ रहे हैं? जो डीएनए का सीक्वेंस है उसमें बदलाव हो गया। तो मान लीजिए इसमें 5 रैड 10 रैड हमने जो है रेडियो एक्टिव किरणों से इसको उपचारित कर दिया। उपचारित करने के बाद इस बीज को उगा के देखेंगे। जरूरी नहीं कि रेडिएशन जो करें तो उत्कृष्ट किस्म आए, वो जरूरी नहीं है, लेकिन ये सस्ता है। मान लीजिए आपने रेडियो एक्टिव रे डाला, फिर उसको ट्रायल किया, आपको लगा उत्पादन बढ़ गया तो बल्ले नई वैरायटी रिलीज हो गई, और नहीं हुआ तो फेंक दिया उसको। समझ रहे हैं? ये सस्ती तकनीक है। आपको करना क्या, सीड लेना, उसमें रेडियो एक्टिव किरणों से उपचारित करना, उत्कृष्ट किस्म की फसल को बनाने में इसका उपयोग है। यानी उसके जेनेटिक मटेरियल में परिवर्तन करते हैं, उत्परिवर्तन करते हैं। इसी को कहते हैं कृषि में उपयोगिता। इसके संदर्भ में परमाणु कृषि कार्यक्रम चलाया गया, जिसके अंतर्गत कई किस्में विकास की गई। लिख लीजिए इसमें, देखिए जब रेडियो एक्टिव किरणों से फसलों के बीजों को उपचारित किया जाता है तो बीजों में उत्परिवर्तन हो जाता है। उत्परिवर्तन 2 प्रकार के हो सकते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक का अर्थ है उत्कृष्ट किस्म के बीज का, उत्कृष्ट किस्म के बीज अथवा फसल का निर्माण होना। इन बीजों को खेतों में उगाकर संख्या बढ़ा लेते हैं। जबकि नकारात्मक उत्परिवर्तित बीजों को नष्ट कर देते हैं।
बात फिर मैं बहुत शॉर्ट में लिखाया हूँ, बात समझ रहे हैं ना। उपचारित करेंगे, जरूरी नहीं कि सब अच्छे हो, डाल के देखा अच्छा ये बढ़िया आ रहा है तो उसको अलग कर दिया, जो बेकार आ रहा है उसको फेंक दिया। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी की तुलना में ये सस्ता पड़ेगा। तो इसका सब कार्यक्रम तो इसको कहते हैं परमाणु कृषि कार्यक्रम। और ये सब कहाँ होता है, अभी पढ़ाते हैं रिएक्टर में किया जाता है, परमाणु भट्टी में किया जाता है। अभी आते हैं परमाणु भट्टी कितने प्रकार की, ठीक है। अब अगला हेडिंग डाल लीजिए, आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन, कृत्रिम तत्वांतरण। कृत्रिम तत्वांतरण या आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। अब ये आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन क्या होता है? अभी तक तो आपने केवल पढ़ा, क्या पढ़ा? अभी आपने केवल ट्रांसम्यूटेशन पढ़ा जो अपने आप प्रकृति में होता है ना, अपने आप प्रकृति में हो रहा है। यूरेनियम से अल्फा निकल रहा, बीटा निकल रहा है, तो ये इसमें बदल रहा है। ये अपने आप प्रक्रिया प्रकृति में सतत चलती रही है और चलती रहेगी। अब वैज्ञानिकों ने सोचा यार कुछ जुगाड़ करते हैं, कुछ ऐसे नाभिक यानी ऐसे परमाणु प्रकृति में मिलते हैं जिनके नाभिक कम स्थायी हैं, बहुत ज्यादा स्थायी नहीं, कम स्थायी हैं। तो उस पर जब बाहर से अल्फा कणों से बमबारी करेंगे तो वो परमाणु क्या होंगे, दूसरे परमाणु में, यानी एक तत्व दूसरे तत्व में बदल जाए आर्टिफिशियली। तो इसी को कृत्रिम तत्वांतरण लिख लीजिए। प्रकृति में मिलने वाले ऐसे तत्व जिनका नाभिक, प्रकृति में मिलने वाले ऐसे तत्व जिनका नाभिक कम स्थायी होता है, कम स्थायी होता है, जब इन नाभिकों पर अल्फा कणों से या जब इन नाभिकों पर अल्फा कणों से बमबारी की जाती है तो यह अस्थायी होकर रेडियो धर्मी किरणों को उत्सर्जित करने लगते हैं। इस प्रकार रेडियो आधर्मी पदार्थ, इस प्रकार रेडियो आधर्मी पदार्थ को रेडियो धर्मी पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया को कृत्रिम तत्वांतरण कहते हैं। इसकी खोज आयरन क्यूरी तथा जूलियट क्यूरी, आयरन क्यूरी तथा जूलियट क्यूरी, इन ब्रैकेट में लिखे मैडम क्यूरी के बेटी दामाद, आयरन क्यूरी तथा जूलियट क्यूरी, ब्रैकेट में लिखो मैडम क्यूरी के बेटी दामाद, ब्रैकेट बंद करो, ने किया था। इसकी खोज के लिए उन्हें 1935 का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। देखिए इन्होंने क्या किया कि जो रेडियो आधर्मी पदार्थ है
उस पर जब कणों की बमबारी की तो रेडियो अधर्मी पदार्थ में बदल गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने क्या किया, जैसे नाइट्रोजन होता है ना, ये 7 है 14, ये नाइट्रोजन है, इस पर जब अल्फा कणों की बमबारी की, अल्फा कण का मतलब 2He4 हुआ कि नहीं, इसको आप अल्फा कण भी कह सकते हो। तो जब 2He4 से इस पर बमबारी की तो जानते हैं किससे बदल गया, ऑक्सीजन में बदल गया। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है ना, या अब ये नाइट्रोजन को उन्होंने ऑक्सीजन में बदला। ये प्रयोग तो सबसे पहले रदरफोर्ड ने किया था। तो इस प्रकार से रेडियो अधर्मी पदार्थ है, इसको किसमें बदल दिया, रेडियोधर्मी पदार्थ में। तो ये क्या हो गया, इसी को कहेंगे कृत्रिम तत्वांतरण। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। यहां से शुरुआत होती है न्यूक्लियर साइंस की। अब देखते हैं, अब देखिए जब वैज्ञानिकों ने देखा यार ये कार्यक्रम कर सकते हैं, तो कुछ ऐसा जुगाड़ बनाए कि ज्यादा मात्रा में हम ऊर्जा को प्राप्त करें। अब यहीं से आता है यूरेनियम। देखिए जो यूरेनियम है ये प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। क्यों ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा मिलता है, क्योंकि इसका अर्धायुकाल ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक है। जहां पे अर्धायुकाल सबसे अधिक होगा वहीं पर ये ज्यादा मिलेगा। अब अगर यूरेनियम देखें प्रकृति में किस रूप में मिलता है, तो यूरेनियम प्रकृति में अपने अयस्क के रूप में मिलेगा। जिससे सोना चांदी तांबा जो कैसे निकालते हैं, अयस्क से निकालते हैं, तो ये अपने अयस्क के रूप में मिलता है। जिसे इसके अयस्क देखें तो यूरेनिनाइट है, फिर है पिच ब्लैंड, ये इसके कार्नोटाइट भी है। कार्नोटाइट ये क्या है, ये यूरेनियम के अयस्क है। ये यूरेनियम प्रकृति में मिलता है इस रूप में। जब नहीं मालूम था उस जमाने में यूरेनियम का बहुत तरीके का साजो सामान बनता था, जब नहीं पता था, तो यूरेनियम इतने रूप में आपके प्रकृति में मिलता है। अब एक और है टर्बरनाइट। ये सब क्या है, ये सब यूरेनियम के ओर्स है। ओर्स का मतलब अयस्क है। इतनी बात समझ में आई? हाँ, अब इस अयस्क से मेरी बात समझिएगा, इस अयस्क से केमिकल प्रोसेस के द्वारा यूरेनियम अलग किया जाता है। जैसे सोना चांदी को रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा उसके अयस्क से अलग करते हैं, एल्युमिनियम को ऐसे ही अलग करते हैं, वैसे जब इसको अलग किया जाता है इससे, तो क्या प्राप्त होगा आपको, यूरेनियम। इतनी बात समझ में आई? अब जो यूरेनियम मिलता है प्रकृति में, इसके कई आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप का मतलब समस्थानिक। अब देखिए मुख्य रूप से यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स मिलते हैं। ये तो 92 है, 238 है, 92 है, 235 है, 92 है, 233। मुख्य 3 आइसोटोप्स मिलते हैं। ये तीनों यूरेनियम है, ठीक है। कहां से निकालते हैं, अयस्क से। केमिकल प्रोसेस द्वारा निकाला तो ये 3 प्रकार के आते हैं। अब इनकी परसेंटेज कितनी होती है इसमें, अब देखिएगा तो ये 99.2% तो ये मिलता है, 0.7% ये मिलता है, 0.07% यानी सबसे ज्यादा यूरेनियम 238 मिलता है। उससे कम ये मिलता है, इससे कम ये मिलता है। समझ लीजिए, फिर नोट डाउन करा।
फिर देखिए होता क्या है, ये 3 प्रकार के मिले आपको, ठीक है। अब जब इसको स्टडी किया गया कि सबसे अच्छा, क्योंकि वैज्ञानिकों ने आगे चल करके देखे, अध्ययन किया तोड़ने के लिए, परमाणु को तोड़ के ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, तो इसमें सबसे अच्छा विखंडनीय पदार्थ, विखंडन माने जिस पर हम कणों से बमबारी करें तो आसानी से टूट जाए, तो सबसे अच्छा विखंडनीय पदार्थ ये मिला। इसके बाद ये मिला और सबसे बेकार ये मिला। यानी परमाणु भट्टी के लिए सबसे अच्छा ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। लेकिन समस्या क्या है, ये क्या है, बहुत कम मात्रा में होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये था। अब अगर हम परमाणु भट्टी में यूज करेंगे तो इसकी मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा, तो इसकी मात्रा भी बढ़ाई गई, इसकी भी बढ़ाई गई। कुल मिला के देखा गया कि इसकी मात्रा बढ़ाने में जितनी हमको जरूरत है, जैसे परमाणु भट्टी में देखेंगे तो 2 से 3% ये होना चाहिए, और यह 2 से 3% ये हो जाए। अब इसको बढ़ाने में खर्चा ज्यादा है, इसको बढ़ाने में खर्चा कम है, तो अमूमन परमाणु भट्टी में इसका उपयोग किया जाता है। इसी को इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम कहते हैं, यूरेनियम का संवर्धन। यानी यूरेनियम 200, आप देखिए जो इसकी मात्रा बढ़ा के इतना कर दें तो ये हो जाता है लो इनरिच यूरेनियम, और इसकी मात्रा को यदि बढ़ा करके 80 से 90% कर दिया जाए तो इसे कहते हैं हाई इनरिच यूरेनियम। समझ लीजिए कुक्का जैसे, समझ गए। अब मात्रा कैसे बढ़ाते हैं, केमिकल प्रोसेस द्वारा, इतने से इतना कर दे, परमाणु भट्टी में यूज कर सकते। अब परमाणु बम बनाना है तो वहां ये काम नहीं करेगा, परमाणु बम बनाना है तो इतना यूज करेगा, हाई इनरिच यूरेनियम यूज करेगा। ऐसा क्यों करते हैं, थोड़ा वेट करिए, समझ में, ये समझ में आई बात की नहीं, बोलिए समझ में आया? तो पहले नोट करिए, यूरेनियम हेडिंग डालिए, प्रकृति में यूरेनियम के कुछ प्रमुख अयस्क निम्नलिखित हैं। यूरेनिनाइट, पिच ब्लैंड, कार्बोटाइट, टर्पेनाइट। रासायनिक प्रसंस्करण के द्वारा इन अयस्कों से यूरेनियम को अलग कर लिया जाता है। अलग कर लिया जाता है। प्राप्त यूरेनियम में यूरेनियम 238, यूरेनियम 238, यूरेनियम 235, यूरेनियम 233 क्रमशः 99.2%, 0.7% तथा 0.7% होते हैं। ठीक है, अब नीचे हेडिंग डाल लीजिए,
इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम, लिख दें इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम। हिंदी में कहते हैं यूरेनियम का संवर्धन। देखिए उपरोक्त तीनों यूरेनियम में, उपरोक्त इसमें लिखिए उपरोक्त तीनों यूरेनियम, ब्रैकेट में चाहे तो लिख सकते हैं यूरेनियम 38, 235, 233। उपरोक्त तीनों यूरेनियम में सबसे अच्छा विखंडनीय पदार्थ, सबसे अच्छा विखंडनीय पदार्थ यूरेनियम 233 होता है। यूरेनियम 233 होता है, परंतु इसकी मात्रा अत्यंत कम होती है। यूरेनियम 238 की मात्रा सर्वाधिक है, लेकिन यह अच्छा विखंडनीय पदार्थ नहीं होता। इसी कारण से यूरेनियम 235 की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि यह यूरेनियम 238 से बेहतर विखंडनीय पदार्थ है। क्योंकि यह यूरेनियम 238 से बेहतर विखंडनीय पदार्थ है। अब यदि यूरेनियम 235 की मात्रा 2 से 4 तक कर दीजिए, 2 से 4% तक बढ़ा दिया जाए तो इसे 2 से 4% तक बढ़ा दिया जाए तो इसे निम्न संवर्धित यूरेनियम, निम्न संवर्धित यूरेनियम या इंग्लिश में लो एनरिच यूरेनियम, लो एनरिच यूरेनियम, निम्न संवर्धित यूरेनियम या लो एनरिच यूरेनियम कहते हैं, जिसका उपयोग परमाणु भट्टी में किया जाता है। लेकिन यदि यूरेनियम 235 की मात्रा 80 से 90% तक कर दी जाए, लेकिन यदि यूरेनियम 235 की मात्रा 80 से 90% कर दिया जाए तो इसे उच्च संवर्धित यूरेनियम, उच्च संवर्धित यूरेनियम ब्रैकेट लिखिए हाई इनरिच यूरेनियम, इंग्लिश में हाई इनरिच यूरेनियम कहते हैं, और इसका उपयोग परमाणु बम में किया जाता है। उपयोग परमाणु बम में करते हैं। मेरी बात समझिए, अब यहां पर प्रकृति में जो यूरेनियम है वो अपने अयस्क के रूप में मिलता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल भी तो अयस्क के रूप में मिलता है।
रासायनिक प्रसंस्करण के द्वारा सोना, चांदी, तांबा, पीतल को भी उसके अयस्क से बाहर करते हैं। वैसे यूरेनियम के ये अयस्क है, इससे यूरेनियम को हमने निकाला। तो जो यूरेनियम निकाला तो उसमें 3 तरीके के यूरेनियम मिले, 38, 35, 33। जब इसको टेस्ट किया गया तो देखा गया कि सबसे आसानी से जो टूटता है वो ये वाला है, इससे कम आसानी से ये टूटता है और सबसे मुश्किल से ये टूटता है। तो सबसे अच्छा विखंडनीय पदार्थ ये हो गया, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम है। इसकी मात्रा को बढ़ाएंगे, यहाँ तक करें, और इसकी मात्रा को यहाँ तक बढ़ा के हम करें तो ये सस्ता पड़ता है, ये बहुत महंगा पड़ता है। इसको थोड़ा सा कोशिश करें तो ये टूटने लगता है। इसलिए परमाणु भट्टी में इसका, अगर हम बात करें कि इनरिच यूरेनियम परमाणु भट्टी में इस्तेमाल करेंगे तो इसको इनरिच कर देते हैं, इसकी मात्रा को बढ़ा देते हैं। आपके पास पैसा हो आप ये मात्रा बढ़ा दें, बहुत लगेगा पैसा। अब आप समझ सकते हैं 0.07% है, ये 0.7%, 10 गुना से ज्यादा पैसा लग जाएगा। तो समझदारी किसको है? यूरेनियम 235 को यूज करनी। इतनी बात समझ में आई। इनरिच यूरेनियम का मतलब समझ में आया। परमाणु बम में उसको यूज करेंगे क्योंकि वहां जो क्रिया है वो सतत चलेगी। यहाँ पर क्या है, रुक रुक के चलती है। अभी बताते दोनों में अंतर क्या है। समझ में इतनी बात आई? हाँ, अब आगे अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला हेडिंग आइए। अगला हेडिंग देखिए मैं बनाता हूं, उसको कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। कैसे न्यूक्लियर एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए न्यूक्लियर एनर्जी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। 2 तरीके से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। एक तो होता है न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन का मतलब होता है परमाणु विखंडन। एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, परमाणु संलयन। अगर इन दोनों में पूछें किस ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा इससे कि कौन बेहतर है जिसमें हमारे पर्यावरण को ज्यादा सेफ्टी मिलेगी, तो ये अभी वर्ल्ड में इस पर काम चल रहा है। परमाणु को जोड़ के ऊर्जा प्राप्त करना में रेडिएशन की संभावना ना के बराबर हो जाती है। तोड़ने में रेडिएशन ज्यादा होता है, लेकिन शुरुआती दौर में इसी से ऊर्जा प्राप्त की गई। तो अब अगर हम परमाणु को तोड़ के ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो 2 तरीके से हो सकता है। एक तो होता है अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन। अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन, अनियंत्रित, हिंदी में कहते हैं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, ये होगा कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन। ठीक। अब कंट्रोल चैन रिएक्शन क्या है और ये क्या है, पहले ये समझते थे कि इसका उपयोग करते हैं एटम बम में। और इसका उपयोग करते हैं एनआर में। एनआर का मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर में, परमाणु भट्टी। तो पहले इसको समझते हैं। पहले ये हुआ, सबसे पहली बार जो है परमाणु का जो विखंडन किया गया था 1939 में किया गया। ऑटो हन और स्ट्रासमैन ने किया। ऑटो हन और स्ट्रासमैन ने सबसे पहले यूरेनियम को तोड़ा था और 1944 का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो जब इसको तोड़ा गया था उसी समय देखा गया कौनो ऐसा जुगाड़, क्योंकि जब परमाणु को तोड़ रहे हैं
तो विध्वंसक ऊर्जा निकल रही है जिससे विनाश होता है। तो कोई ऐसा जुगाड़ बनाए कि वो जो ऊर्जा है उसको सृजन कार्य में उपयोग करें, यानी परमाणु भट्टी में उपयोग करें। तो पहले इसको समझते हैं कि अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता क्या है, समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। देखिए ये यूरेनियम 235 है, ये 92 है। एक यंत्र होता है, डिवाइस होता है जिसको साइक्लोट्रॉन कहते हैं, हिंदी में कण त्वरक कह सकते हो। इससे जब इस पर बमबारी करते हैं, इसकी बमबारी करते हैं, ये जो कण त्वरक इससे न्यूट्रॉन उत्पन्न होता है। तो जब न्यूट्रॉन की बमबारी यूरेनियम पे करते हैं तो यूरेनियम टूटता है बेरियम और क्रिप्टन में, बेरियम में और क्रिप्टन में टूटता है, और साथ में 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं प्लस 211 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा उत्पन्न होती है। आप समझ रहे हैं? 211 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा उत्पन्न होती है। 1 किलो यूरेनियम से उतना ऊर्जा निकलती है जितना लगभग 40 टन कोयले को जलाने से, इतनी ऊर्जा निकलती है 1 किलो यूरेनियम से। यानी एक एटम के टूटने से इतनी ऊर्जा निकलती, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वही हो जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो क्या 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल की ऊर्जा निकल रही है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, इतनी ऊर्जा निकल रही है, समझ रहे हैं? अब देखिए यहाँ पर श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, ये तो बता रहे अगर हम न्यूट्रॉन से बमबारी करें, ये क्या है कि यंत्र है, इससे जब इस पर मारेंगे तो ये प्रारंभ हो जाएगा। अब ये देखिए श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, जैसे जब आप लेंगे तो यूरेनियम, इनरिच यूरेनियम लिया 80 से 90%, तो उसमें ज्यादातर क्या है, ये यूरेनियम में आपने 235 न्यूट्रॉन से बमबारी की, 3 न्यूट्रॉन निकले, और तो जो बन रहा है बन ही रहा है। ये 3 न्यूट्रॉन अगले यूरेनियम में गए, इससे फिर 3 निकले, हाँ इससे 3 न्यूट्रॉन निकला कि नहीं, ये अगले फिर यूरेनियम में गए कि नहीं, ये श्रृंखला अभिक्रिया हुई कि नहीं हुई, ये अनकंट्रोल चेन रिएक्शन हुआ। एक को टूटने से 211 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत सारी ऊर्जा रिलीज होगी, विध्वंसक ऊर्जा इसी को कहते हैं। आपको पता है जब कभी भी कहीं पर परमाणु बम गिराया जाता है तो कितने प्रकार की ऊर्जा वहां उत्पन्न होती है, ये तो मैंने किया। अगर परमाणु बम गिराएंगे तो कौन कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है मालूम है? देखिए कहीं पर अगर आप परमाणु बम गिराते हैं, जैसे यहाँ पे गिराया, इतनी जगह का जो एरिया होगा पहले तो उसमें एक ऊर्जा उत्पन्न होगी जिसको कहते थर्मल वेव, सॉरी शॉक वेव, SHOCK शॉक वेव, इसको शॉक वेव इफेक्ट होगा। शॉक वेव इफेक्ट एक प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा है, सबसे ज्यादा यही प्रभावित होती है। दूसरा होता है थर्मल वेव इफेक्ट, थर्मल वेव इफेक्ट होगा। तीसरा होगा रेडियो एक्टिव वेव इफेक्ट। अब देखिए जैसे परमाणु बम गिराया, मान लीजिए इतनी दूरी में यहां से यहां तक ऊंची ऊंची जो इमारतें भी होंगी ना,
कुछ ही समय में गैस में कन्वर्ट हो गया। आदमी जानवर को तो छोड़ दो, जो इमारतें होंगी गैस में कन्वर्ट हो जाए, इतनी विध्वंसक ऊर्जा होगी, सब कुछ नेस्तनाबूद हो जाएगा। ये इसका प्रभाव होगा। और जब इसका प्रभाव होगा, देखिए थर्मल वेव एक प्रकार की ऊष्मीय ऊर्जा है। अब इसका प्रभाव मान लो यहाँ तक पड़ा, ऊष्मीय ऊर्जा का प्रभाव यहाँ तक पड़ेगा, यहाँ मकान बिल्डिंग सब कुछ ठीक ठाक रहेगी, आदमी या जानवर ऊपर की स्किन जल जाएगी, बाल जल जाएगी, स्किन पूरी जल जाएगी। इसलिए जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1 सितंबर 1939 में, जब मुझे याद आ रहा है कि जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था, वहीं से सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है। तो हिटलर ने क्या किया था, जो ज्यूइश थे यानी जो यहूदी थे, उनका कत्लेआम मचाया हुआ था, जिसको साइंस में कहा जाता है होलोकास्ट, कत्लेआम मचाया हुआ था। उस समय जो आइंस्टीन थे, अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने यूएसए गवर्नमेंट से आग्रह किया, तो जुलाई 1945 में पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट होता है। जुलाई 1945 में टेस्ट होता है जो सफल होता है। 6 अगस्त 1945 को पहला बम, 9 अगस्त 1945 को दूसरा बम गिराया गया। ये इसका प्रभाव होता है, इसका इफेक्ट, इसका जो इफेक्ट है वो यहाँ तक रहेगा। यहाँ तक तो सब कुछ खत्म हो गया, यहाँ पे लोग जो जिंदा होंगे उनकी स्किन पूरी जल जाती है। तो यहाँ के रहने वाले लोगों में प्लेग जैसे रोग देखे गए, क्योंकि स्किन बैरियर है, जब स्किन जल जाए तो बहुत सारे रोग होंगे। और इसका इफेक्ट तो आज तक देखने को मिलता है, बहुत दूर तक रहता है रेडियो एक्टिव। इसमें सब कुछ देखने में सामान्य लगता है, लेकिन रेडियो एक्टिव रे के कारण जो आनुवांशिकी पदार्थ है उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो जो बच्चे पैदा होते हैं टेढ़े मेढ़े औने पौने पैदा होते हैं, तो इसका सबसे लंबा समय तक प्रभाव रहता है। परमाणु बम कहीं भी गिरा है। ये 3 तरह से इफेक्ट होता है परमाणु बम। हमको नहीं लगता इसको लिखाने की बहुत जरूरत है। अब जो इम्पोर्टेंट चीजें आगे पढ़ते हैं, क्योंकि सब पुराना हो गया, बहुत पूछता उसका नहीं, बाकी तो आपको बता ही दिया है ना। अब देखिए, ये तो मैंने अनकंट्रोल चैन रिएक्शन बताया। अब कंट्रोल चैन रिएक्शन देखते हैं क्या होगा। ये मैंने बताया कि अनकंट्रोल चैन रिएक्शन। अब इसको हम कंट्रोल्ड कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन कैसे करें, क्योंकि इससे फायदा क्या होगा, इसका उपयोग आप कहाँ करोगे, परमाणु भट्टी में ऊर्जा उत्पादन के। कंट्रोल चैन रिएक्शन में पहला काम ये करना पड़ेगा, एक कंट्रोलर इस्तेमाल करना पड़ेगा। कंट्रोलर का मतलब नियंत्रक। नियंत्रक क्या करेगा, जैसे इसमें से 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, 3 त्रिकल 9 त्रिक 27, और कोई ऐसा मटेरियल हो जो कुछ न्यूट्रॉन को घप से पकड़ ले, आगे दूसरे एटम में प्रवेश करने के। तो एक तो कंट्रोलर यूज करेंगे। दूसरा टाइप करेंगे, दूसरा होगा मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या होता है, देखिए मॉडरेटर का मतलब होता है मंदक। इसको हिंदी में नियंत्रक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मंदक। ये क्या करेगा, जो न्यूट्रॉन बहुत तेज वेग से जा रहा है, इसके वेग को क्या करेगा, ये स्लो डाउन करेगा। न्यूट्रॉन के वेग को कम करने के लिए मंदक उपयोग करेंगे। ठीक। तीसरा क्या करेंगे, तीसरा आपको क्या करना पड़ेगा, जब ये रिएक्शन जिसमें भी होगा, जिस संरचना में भी होगा, उसका तापमान बहुत बढ़ेगा। तापमान को कम करने के लिए भी कुछ जुगाड़ देखना है। तो जो तापमान कम करने वाला होगा उसे शीतलक या इंग्लिश में कूलेंट कहते हैं।
और एक उसमें कर्कवरक का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो मैंने बताया साइक्लोट्रॉन जिससे न्यूट्रॉन आप चलावे। तो इतनी चीजों का उपयोग परमाणु भट्टी में किया जाता है। तो हेडिंग डाल लीजिए, अब लिख लीजिए थोड़ा। अनकंट्रोल चेन रिएक्शन में लिख लीजिए, लिखना चाहे तो अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। इसका उपयोग परमाणु बम में करते हैं। इसका उपयोग परमाणु बम में करते हैं जब साइक्लोट्रॉन से यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि प्रत्येक यूरेनियम से 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक यूरेनियम से 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं जो अगले 3 यूरेनियम में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार विध्वंसक ऊर्जा उत्पन्न होती है। विध्वंसक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस परमाणु बम को जब कहीं गिराया जाता है तो 3 प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। नंबर 1 थर्मल वेव एनर्जी, नहीं, नंबर 1 सॉफ्ट वेव एनर्जी। सॉफ्ट अभी लिखा बताया है ना, सॉफ्ट वेव एनर्जी लिखिए, मैं इफेक्ट बताया है ना। सॉफ्ट वेव एनर्जी, थर्मल वेव एनर्जी, रेडियोएक्टिव एनर्जी। ये सॉफ्ट वेव है ना, ये यांत्रिक ऊर्जा है, ये ऊष्मीय ऊर्जा है और ये रेडियोएक्टिव ऊर्जा है ना। ये 3 प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न। जहां भी बम गिराते हैं, जब कभी भी बम गिराएंगे तो वहां न्यूक्लियर मशरूम दिखाई देता है। एक वर्ड आता है, इसको न्यूक्लियर मशरूम कहते हैं। जानते हैं क्या होता है? कहीं पर जब परमाणु बम गिराते हैं तो चारों तरफ धुंध और धुएं का बादल दिखाई देता है। धुंध और धुएं का बादल, इसको न्यूक्लियर मशरूम कहते हैं। और जब ये बादल महीनों बना रहता है तो इस बादल के कारण वहां तापमान बहुत, क्योंकि बादल हो गया तो सूर्य का प्रकाश, जैसे मान लीजिए बम गिरा चुके तो महीनों वहां धुंध और धुएं का बादल है, इसको न्यूक्लियर मशरूम कहेंगे। फिर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं आ पाता इसके कारण, तो इस दशा में क्या होगा, वहां का तापमान घटने लगेगा। तब कहते हैं उसे न्यूक्लियर विंटर
न्यूक्लियर विंटर कह देते हैं, न्यूक्लियर विंटर कह देंगे। जब सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा तो जो पेड़ पौधे हैं प्रकाश जो बच गए हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रुक जाएगी। ठीक है, तो न्यूक्लियर विंटर लिख लीजिए कहीं समझ में आए। जब परमाणु बम गिराया जाता है तो धुंध और धुएं का बादल दिखाई देता है। जब परमाणु बम गिराया जाता है तो धुंध और धुएं का बादल दिखाई देता है, जिसे न्यूक्लियर मशरूम कहते हैं। और इस दशा में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, इसे न्यूक्लियर विंटर कहते हैं, न्यूक्लियर विंटर कहते हैं। अब हेडिंग डाल लीजिए न्यूक्लियर रिएक्टर, परमाणु भट्टी। देखिए, परमाणु भट्टी निम्नलिखित भागों से मिलकर बनी होती है। परमाणु भट्टी निम्नलिखित भागों से मिलकर बनी होती है। पहला भाग होता है एक्टिव कोर, इसको कहते हैं सक्रिय कोर भी कह सकते हैं, सक्रिय कोर, एक्टिव कोर। अब ये एक्टिव कोर में क्या क्या होता है, इसमें जो है इसको आप ये भी कह सकते हो विखंडनीय पदार्थ, ब्रैकेट लिख लीजिए विखंडनीय पदार्थ। इसमें क्या क्या होगा, इसमें जैसे यूरेनियम 235 हो सकता है, प्लूटोनियम 239 हो सकता है, थोरियम 232 हो सकता है। अब काउंट क्यों हो सकता है, थोड़ा सा इंतजार करिए। इसके अलावा इसमें यूरेनियम 238 भी हो सकता है, इसको समझते हैं। दूसरा इसमें जो होगा वो होगा साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या है, कण त्वरक, जिससे हम बमबारी करें, लिख लीजिए इसके आगे साइक्लोट्रॉन। इससे न्यूट्रॉन उत्पन्न किया जाता है, इससे न्यूट्रॉन उत्पन्न किया जाता है। टू जनरेट न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन उत्पन्न किया जाता है। फिर आते हैं मॉडरेटर। मॉडरेटर को हिंदी में कहेंगे मंदक। मॉडरेटर क्या करेगा, जो न्यूट्रॉन उत्पन्न होंगे उनके वेग को क्या करता है, कम करता है। अब मॉडरेटर, भाई इसका मतलब देखना चाहते हैं, लीजिए ये न्यूट्रॉन के वेग को कम करता है, ये न्यूट्रॉन के वेग को कम करता है। अब कौन कौन से यूज कर सकते हैं मॉडरेटर के रूप में, D2O भी यूज कर सकते हैं, H2O भी यूज कर सकते हैं, सब पट्टी में अलग अलग। अभी लिख लीजिए, अभी समझ में आएगा। बेरिलियम ऑक्साइड है, ग्रेफाइट है, ये सब क्या है, मंदक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अभी समझ में आएगा, थोड़ा वेट करिए। फिर फोर्थ हो जाता है आपका कंट्रोलर।
ये क्या करता है? नियंत्रक। ये क्या करता है? अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। और इसके रूप में क्या इस्तेमाल करते हैं? देखिए, कंट्रोलर के रूप में लिखिए कैडमियम रॉड। कैडमियम रॉड ऑब्लिक स्टील रॉड। ऑब्लिक स्टील रॉड का उपयोग करते हैं। अभी जब चित्र बनाएंगे तब समझ में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे, इतनी बात समझ में आई है? जितनी भी परमाणु भट्टियां बनाई जाती हैं उनमें यही सब भाग होते हैं। अब इसमें जो ये मॉडरेटर है या एक्टिव कोर, इसमें से कोई हो सकता है, मॉडरेटर इसमें से कोई हो सकता है, कूलेंट इनमें से कोई हो सकता है, लेकिन कोई भी परमाणु भट्टी होगी उसके भाग इतने ही होंगे। अब किसमें क्या यूज करते हैं वो उसको बताते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब नीचे हेडिंग डालिए टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, परमाणु भट्टी के प्रकार। परमाणु भट्टी के प्रकार। अब पहला हेडिंग डालिए उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर देखिए, उपयोगिता के आधार पर परमाणु भट्टी दो प्रकार की होती है। पहला होता है रिसर्च रिएक्टर, या इसको कह सकते हो रिसर्च न्यूक्लियर रिएक्टर। दूसरा होता है पावर रिएक्टर। मतलब देखो, रिसर्च रिएक्टर का मतलब होता है ऐसी परमाणु भट्टियां जिनसे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग रिसर्च वर्क में करें। जैसे अभी आपको पढ़ाया न्यूक्लियर मेडिसिन बनाने में, एग्रीकल्चर में, ठीक है, इरेडिएशन में, यानी जिनसे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग शोध कार्य में किया जाए उन्हें हम रिसर्च रिएक्टर कहते हैं। तो लिख लीजिए इसमें पहले हेडिंग डाल के। इन परमाणु भट्टियों का उद्देश्य अनुसंधान कार्य करना है। इन परमाणु भट्टियों का उद्देश्य अनुसंधान कार्य करना है। जैसे नंबर 1 कृषि में, नंबर 1 कृषि में समझ तो गए हैं। नंबर 2 न्यूक्लियर मेडिसिन, न्यूक्लियर मेडिसिन। नंबर 3 कृत्रिम आइसोटोप बनाने में, कृत्रिम आइसोटोप बनाने में। हेडिंग डालो रिसर्च रिएक्टर इन इंडिया। भारत में रिसर्च रिएक्टर कौन कौन से हैं? रिसर्च रिएक्टर इन इंडिया देखिए, नंबर 1 अप्सरा, अप्सरा। नंबर 2 अप्सरा यू,
यू का मतलब होता अपग्रेडर। अप्सरा, यू यानी अप्सरा अपग्रेडर। नेक्स्ट जर्लीना, जर्लीना, साइरस, पूर्णिमा 1, पूर्णिमा 2, पूर्णिमा 3, पूर्णिमा 1, पूर्णिमा 2, पूर्णिमा 3। ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव के आगे एक लाइन लिख लीजिएगा, यह भारत का सबसे बड़ा रिसर्च रिएक्टर। यह भारत का सबसे बड़ा रिसर्च रिएक्टर। अब आइए पावर रिएक्टर। इसकी ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। विद्युत उत्पादन में किया जाता है। नवंबर 2024 तक नवंबर 2024 तक भारत में कुल 24 न्यूक्लियर रिएक्टर 24 न्यूक्लियर रिएक्टर से हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है। और ये 24 न्यूक्लियर रिएक्टर 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट में स्थापित है। 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट में स्थापित है। वर्तमान में भारत इनके द्वारा 8,180 मेगावाट 8,180 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। सन 2031 तक लगभग 30,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन करना प्रस्तावित है। 30,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन करना प्रस्तावित है। अब भारत के एक बार नेट पे चले जाइएगा, जो भारत का पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट डालेंगे, सबसे ज्यादा संख्या में न्यूक्लियर पावर प्लांट राजस्थान में है ना। तो कहाँ पे क्या क्या है उसमें पूरा डायग्राम बना होगा, उसको देख करके अपने नोट्स में लगा लीजिएगा। सबसे ज्यादा जो पावर प्लांट है वो रावत भाटा में है। 6 रावत भाटा पावर प्लांट हो गया, तो वहां 6 न्यूक्लियर रिएक्टर है। ठीक है, तो इसको देख करके नेट में जा करके पूरा लिखिए। इसमें लिखाएंगे टाइम ज्यादा लगेगा, वो अपना आप लिख लीजिए। अब एक चीज और लिख लीजिए, तो फिर हम आए मेन चीज पर। लिखिए परमाणु ऊर्जा के द्वारा विद्युत उत्पादन में भारत अपना 7वां स्थान रखता है।
भारत में मुख्य रूप से ऊर्जा प्राप्ति कोयला कामा सूर्य ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी कामा विंड एनर्जी यानी विंड एनर्जी कामा गैस एनर्जी कामा हाइड्रो एनर्जी और बायोमास एनर्जी। 7वें नंबर पे भारत में स्थिति है इसकी न्यूक्लियर एनर्जी की। विश्व में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी से पावर जनरेट जो कर रहा है वो यूएसए कर रहा है, 1 लाख मेगावाट से अधिक। हम अभी 8000 में अटके हैं। हमारा देखिए सबसे खास बात यह है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है उससे कार्बन इमिशन नहीं होता। अब कोयले में देखिए कार्बन इमिशन होगा, बायोमास एनर्जी है उससे कार्बन इमिशन होगा। सोलर एनर्जी में इतनी क्षमता नहीं कि बड़ी बड़ी मशीनें आप चला सके, उससे इतनी क्षमता नहीं कि बड़ी बड़ी मशीनें आप चला सके। तो न्यूक्लियर एनर्जी बहुत जरूरी है। देखिए जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो 1954 में जो होमी जहांगीर भाभा साहब थे जिन्होंने कॉस्मिक एनर्जी में अपने एजुकेशन को कंप्लीट किया और वो चाहते थे कि भारत को हम न्यूक्लियर एनर्जी से विद्युत ऊर्जा उत्पादन करें। भाई आज कैसे विद्युत उत्पादन होता है, टरबाइन लगे होते हैं, पानी गिरता है, ऊर्जा उत्पादन होता है। तो जब उन्होंने भारत के प्राकृतिक स्रोतों को खंगाला, बात समझिए, जैसे अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी चाह रहे हैं, अब जो बता रहे हैं ये यूपीएससी पूछता है, अब हम न्यूक्लियर एनर्जी चाह रहे हैं तो इसके लिए हमको फिसाइल मटेरियल चाहिए कि नहीं चाहिए? यूरेनियम चाहिए। यूरेनियम को तोड़े। अब ओवरऑल भारत अपने प्राकृतिक स्रोतों को देखे अगर, तो भारत में यूरेनियम बहुत कम मात्रा में है। यूरेनियम यहाँ पर बहुत कम मात्रा में मिलता है। यूरेनियम का स्रोत अन्य देशों में ज्यादा है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में। होता क्या है कि एक एनर्जी हुई थी, शायद आपने पॉलिटिक्स में पढ़ा होगा, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, एनर्जी न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। ये जो है 1974, होता क्या है कि 1974 में भारत पहला टेस्ट करता है, उसके बाद एनर्जी की स्थापना होती है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। इसमें जैसे आपको यूरेनियम चाहिए तो भैया हमको यूरेनियम दे दो, वो यूरेनियम दे देगा। आप उससे कहोगे ना हम यूरेनियम चाहिए हमको, हम इससे पावर जनरेट करें, तो उसको कोई दिक्कत नहीं। अब यूरेनियम ले आओ, अब परमाणु बम बनाओ, तब उसको दिक्कत है। तो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप ये निगरानी करता है कि जो यूरेनियम ले जा रहे हो इसका उपयोग पावर जनरेशन में करो, परमाणु बम में बनाने में करो। तो कुल मिला के अगर यूरेनियम को आप न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करना चाहते हैं तो आपको बाहर से मंगाना पड़ेगा, क्योंकि भारत में यूरेनियम का अच्छा स्रोत नहीं है। तो क्या हुआ कि 1954 में जो आपके होमी जहांगीर भाभा है, उन्होंने जब देखा हुआ अध्ययन किया तो देखा कि भारत में बहुत अच्छी मात्रा में थोरियम 234 मिलता है। देखिए थोरियम 234 एक अच्छा विखंडनीय पदार्थ नहीं है, तब उन्होंने जुगाड़ बनाया कि कौनो ऐसा जुगाड़ करें कि इसको इसमें बदल दें। समझ रहे हैं? इसको जब इसमें बदल देंगे तो इससे अच्छा तो कोई फिसाइल मटेरियल हो नहीं सकता।
उसी जुगाड़ का नाम है 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। उन्होंने एक लॉन्ग टर्म दीर्घकालिक एक कार्यक्रम बनाया और उस कार्यक्रम में भी मैं बात करूंगा। उस कार्यक्रम में उन्होंने यही बताया कि कैसे इसको इसमें कन्वर्ट कर ले और इससे हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर ले। इसी को कहा गया 3 स्टेज न्यूक्लियर। क्योंकि हमको क्या है, हमको चाहिए विद्युत ऊर्जा। यूरेनियम हमारे पास है नहीं, ये खूब मिलता है भारत में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, बहुत अच्छी मात्रा में, केरला में। तो इसी को ध्यान में रख के उन्होंने 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया, जिसके फर्स्ट स्टेज में उन्होंने भट्टी जो बनाई PHWR, ये बहुत पहले बन गई थी, काम करना शुरू कर दी थी। फिर भारत ने 1998 में टेस्ट किया तो कई सैंक्शन लग गए। सैंक्शन लग गए कि काम ठप हो गया, ये काम कर रही थी। तो उन्होंने जो डिजाइन किया था, एक भट्टी थी पहली PHWR, अभी सब बताते हैं, ये फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में FBR और थर्ड स्टेज में AHWR। तो इसकी स्थापना हमने पहले कर ली। 1998 में फिर टेस्ट किया, सेंसर लग गया, आगे की ये भट्टी नहीं बन पाई। अभी आप देखेंगे 2014 प्रधानमंत्री जी ने PFBR प्रोटोटाइप FBR की स्थापना की। देखिए सेंसर बाद में हट गया, लेकिन जब ये भट्टी बन गई काम होने लगा। अब इसके जो एक्सपर्टीज थे वैज्ञानिक, एक लंबा अरसा हो गया रिटायर हो गए, किताब में पढ़ना अलग चीज है, करके देखना अलग चीज है। तो एक तो एक्सपर्ट की कमी हो गई, सेंक्शन हट गया लेकिन एक्सपर्ट की कमी हो गई, इस वजह से बहुत डिले हुई। तो अभी हमने दूसरे स्टेज पे भट्टी को स्थापित किया और जब इस स्टेज में आएंगे तो हम इसको प्राप्त करेंगे, तब बल्ले बल्ले अभी समझ में आएगा। यही है 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। फर्स्ट स्टेज में ये, सेकंड में ये, थर्ड में ये, थर्ड में ये बहुत पहले बन गया। इस सेंक्शन का मामला रुक गया, समझ गए। अब आते हैं, बढ़ते हैं आगे। कहां तक हुआ? हाँ, अब आगे लिखिए संरचना के आधार पर परमाणु भट्टियां। संरचना के आधार पर परमाणु, अभी थोड़ा सा आपको बता दिए, संरचना के आधार पर परमाणु भट्टियां। अगर हमारे पास यूरेनियम 235 मिलता तो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम की जरूरत थोड़े न थी। 1954 में उन्होंने डिजाइन किया। अभी बताएंगे, अभी आपको समझ में आएगा कैसे डिजाइन किया, क्योंकि हमारे पास है नहीं है, बाहर से लेंगे देंगे नहीं, क्या कर लेंगे, है ना। तो आप देखिए संरचना के आधार पर जो परमाणु भट्टियां हैं, एक तो है आपकी PWR, दूसरी है PWR, तीसरी है PHWR, चौथी है FBR, पांचवी है AHWR। देखिए मेन तो आपकी ये थी, मेन तो ये थी। अब आइए सबसे पहले PWR को समझते हैं। PWR जो पहली भट्टी है भारत की, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, खौलते जल की भट्टी। अब देखिए खौलते जल की भट्टी क्या है, आइए इसको समझते हैं।
देखिए पहले इसको अच्छे से समझिए। और समझिए इसको पहले, ये जो है BWR, ये भारत की पहली भट्टी है, समझ रहे हैं? ये भारत की पहली भट्टी है जिसकी स्थापना की गई। और इसको आइए समझते हैं कि इस भट्टी में क्या क्या भाग थी। ये भारत की पहली भट्टी जो है 1969 में तारापुर में इसकी स्थापना की गई। देखिए इसमें होता क्या, ये जो देख रहे हैं ये आपका इनरिच यूरेनियम। इनरिच यूरेनियम का मतलब समझ रहे हैं? लो इनरिच यूरेनियम यूज करेंगे। हाँ, लो इनरिच यूरेनियम का मतलब 2 से 4% यूरेनियम होगा। ये टैबलेट नुमा होता है, टैबलेट नुमा। और इसके अंदर पानी भरा है पूरे में, ये पानी भरा है इसके अंदर। पानी यहाँ 2 काम करेगा। पानी यहाँ पर साधारण जल 2 काम करता है। क्या काम करेगा? मॉडरेटर का। दूसरा क्या काम करेगा? कूलेंट का। और ये कंट्रोल रॉड देख रहे हैं, ये कैडमियम की रॉड यूज करते हैं। कैडमियम की रॉड होती है। देखिए जब इस पर साइक्लोट्रॉन से बमबारी करेंगे न्यूट्रॉन, तो ये टूटेगा, तो गर्मी निकलेगी, हीट निकलेगी, न्यूट्रॉन भी निकलेगा। ये जो रॉड है ये अप डाउन ऐसे होता है, समझ रहे हैं? अप डाउन, इसे ज्यादा न्यूट्रॉन निकला तो नीचे आया, इसके सरफेस में क्या किया? न्यूट्रॉन को अवशोषित कर दिया। तो ये कंट्रोल रॉड के रूप में होगा। और जब इसमें ऊष्मा निकलेगी तो ये पानी खौलने नहीं लगेगा। तो जब पानी खौलेगा तो इधर की ओर बढ़ेगा, टरबाइन को धक्का मारेगा, टरबाइन नाचेगा, तो ये जनरेटर को नचाएगा, तो विद्युत उत्पन्न होगी तो ग्रिड में भेज देंगे। और ये जब पानी यहाँ पर आएगा, यहाँ से होता हुआ ये कंडेंसर, ये जो है कंडेंसर, ये कंडेंसर है। कंडेंसर क्या करेगा? कंडेंसर जो है ये पानी जो है इसको संपीड़ित करेगा। अब ये वाटर फिर इसमें वापस आ जाएगा। ये सिंगल सर्किट है। ये जो भट्टी है ये क्या है? सिंगल सर्किट है। मतलब क्या है सिंगल सर्किट? ये सिंगल सर्किट क्यों कहेंगे इसको? देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि जब ये फिसाइल मटेरियल टूट रहा है तो पानी के साथ जो उसमें अशुद्धियां वो भी मिल जा रही हैं। ये आएगा,
यहां से इन्वायरमेंट में फैलने का खतरा है कि नहीं है? कौन सा? ये वाहित जल इन्वायरमेंट में फैल सकता है, यानी इन्वायरमेंट में रेडियोएक्टिव पदार्थ फैल सकता है, खतरा है। ठीक है, ये सिंगल सर्किट है, यानी इसमें इंग्लिश यूरेनियम यूज कर रहा है। समझ रहे हैं? ये आपकी भारत की पहली बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। मिटाए नहीं, हम अगला पेज बदल में तब आपको कंपेयर करके बताएंगे, तब समझ में आएगा। बना लीजिए चित्र और इसमें लिख लीजिए भारत की प्रथम व्यावसायिक परमाणु भट्टी BWR की स्थापना तारापुर, व्यावसायिक स्थापना तारापुर में 1969 में की गई थी। अब देखिए, कोई भी जो भट्टी होती है उसकी 3 स्टेज होती है, सुपर क्रिटिकल, क्रिटिकल और सब क्रिटिकल। सुपर क्रिटिकल, क्रिटिकल एंड सब क्रिटिकल। सुपर क्रिटिकल का मतलब होता है जो यहां से न्यूट्रॉन उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे एक यूरेनियम से न्यूट्रॉन निकला 3, समझ रहे हैं? जब एक से अधिक न्यूट्रॉन उपलब्ध हो अगले यूरेनियम में जाने के लिए, सुपर क्रिटिकल। और जब मात्र एक न्यूट्रॉन उपलब्ध हो अगले यूरेनियम में जाने के लिए, तो क्रिटिकल। और एक से कम हो तो सब क्रिटिकल। क्योंकि जब इसको शट डाउन करेंगे ना, शट डाउन करना हो तो ये रॉड नीचे आ जाएगा, तभी तो न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेगा। जब सारा न्यूट्रॉन अवशोषित कर लेगा तो भट्टी बंद हो जाएगी। है, अब तो डिजिटली अपने हिसाब से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे होता रहेगा। वर्तमान में इस तरीके की भट्टी का उपयोग नहीं होता। ये पहली भट्टी बनी थी, ये भारत की पहली भट्टी है। आज इस भट्टी की उपयोगिता नहीं रही क्योंकि इसमें कई समस्याएं हैं। एक तो ये वातावरण तक पहुंच सकता है, जब फिर इसी में मॉडिफाई करके, ये देखिए सिंगल सर्किट। सिंगल सर्किट का मतलब देखिए, सिंगल सर्किट, फिर इसी को मॉडिफाई करके PWR, जिसको प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर कहते हैं। तो आइए उसको देखते हैं। देखिए, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में सब कुछ वही है जो इसमें है, लेकिन भट्टी के पैटर्न को बदल दिया। जो सील्ड मैंने बनाई थी ना, ये जो सील्ड देख रहा है ना, ये सील्ड, ये 25 से 30 फीट मोटी होती है। वो इसलिए बनाई जाती है रेडिएशन को रोका जा सके। ये कंक्रीट का बना होता है, ये सील्ड बार बार नहीं बनाई। अब देखिए, इसके बाद आते हैं PWR पे, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। तो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में क्या करते हैं,
समझिए इसमें सील्ड मैंने खाली नहीं बनाई है, ठीक है, ये भी कवर रहेगा, सील्ड बनाएंगे कोई, समझिए इसको पहले बना लीजिए, समझिए इसको। ये डबल सर्किट हो गई, ये डबल सर्किट हो गई, समझ रहे हैं? देखिए यहां पर भी वाटर भरा है H2, यहां भी नॉर्मल वाटर भरा है H2। अब देखिए इसको समझिए, इस टेक्नोलॉजी में क्या है, करेंगे वही, यहां पर न्यूट्रॉन से बमबारी करेंगे, टूटेगा, है? ये जो रचना दिख रही है इसे प्रेशराइजर कहते हैं, प्रेशराइजर। अब देखिए जब ये टूटेगा तो यहाँ जो सामान्य पानी रखा है ये खौलने लगेगा, ये आगे की ओर बढ़ेगा, हाँ? तो जब आगे की ओर बढ़ेगा अब प्रेशराइजर इस पर दबाव ज्यादा बनेगा, एक तो गर्म है, हॉट वाटर है, वेपर फॉर्म में है, जब इसको प्रेशर देगा तो उसका टेम्परेचर और बढ़ेगा ना। अब ये इस रास्ते से यहां पास होगा, इसमें भी पानी भरा है तो यहां से हीट इसमें ट्रांसफर नहीं होगी। अब ये पानी यहां से होता हुआ तो इसमें आ जाएगा, ये पानी यहां से हीट इसमें ट्रांसफर होगी तो ये भी गर्म होगा, ये गर्म होगा तो टरबाइन को नचाएगा, फिर यहां से पानी इसमें चला आएगा और टरबाइन नाचेगा तो जनरेटर नाचेगा और फिर चला जाएगा। तो ये दो सर्किट हो गई ना, एक सर्किट तो देखिए ये हो गई और दूसरी सर्किट ये हो गई। फायदा क्या है? प्रदूषण की संभावना खत्म हो गई, क्योंकि इसमें जो वाहित जल है जो टरबाइन के रास्ते से बाहर निकल सकता था इसमें नहीं निकलेगा, समझ गए? बाकी सब कुछ वही है, इसमें भी आपने क्या यूज किया? इनरिच यूरेनियम। ये क्या काम करेगा? मॉडरेटर का भी, कूलेंट का भी, समझ गए? समझ गए? अब मेन मुद्दे पे आते हैं, PSWR पे। PSWR का मतलब हुआ, इसको तो PWR को क्या कहते हैं? प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। PSWR को क्या कहते हैं? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। अब देखिए इसके नाम में वो समझ लेंगे तो आपको भट्टी समझने में दिक्कत नहीं होगी। नाम क्या हो गया? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, यानी हैवी का मतलब D2, हैवी का मतलब D2, ड्यूटियो का मतलब ड्यूटीरियम। ये मिलता कहां से है? समुद्र से, समुद्र से प्राप्त होता है। लगभग 1 ppm समुद्र में होता है। 1 ppm समझ रहे हैं? 10 के पावर 6 में 10 की पावर 6 साधारण जल के अणु में एक अणु D2 का, इसको समुद्र से निकाला जाता है। क्या? D2। साधारण जल जीवों के लिए अमृत का काम करता है। D2O H2O ही है D2। मेरी बात समझे?
जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है ना, ये 3 है कि नहीं है? जो आप पानी पीते हैं वो ये वाला, अगर ये वाला ऑक्सीजन से बने तो D2O हो जाता है। ये ट्राइटियम है, जनरली ये नहीं मिलता, वाटर की इसकी मात्रा बहुत कम। क्या दवा में इसको नहीं मिलाते हैं? मेरी बात समझो, ये वाला जल आपके लिए अमृत है, ये जहर है, इसकी एक बूंद चली जाए कहानी खत्म हो जाती है। D2O का मतलब भारी जल, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। D2O है भारी जल, जीवों के शरीर के लिए जहर है और परमाणु भट्टी के लिए अमृत है। क्यों अमृत है अभी बताता हूं, समझ में आया? ये जो हाइड्रोजन का समस्थानिक ये है, इससे बनेगा D2O। ये मिलता कहां से?